हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वाले क्लास में हम लोगों को लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्सर का कंडीशन स्टार्ट करना था। उसके लिए हम आपको एक बिल्डअप कर दिए थे कि आपको ये सारे बी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, ये कंप्रेशन जोन, ये टेंशन जोन, ये स्टील का एरिया, ये सब क्या होता है, किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ये सब हम आपको एक आइडिया दे दिए थे। अब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बारे में पढ़ना है। इसका मतलब है आपको लिमिट स्टेट के कंडीशंस के बारे में पढ़ना है कि हम लोग लिमिट स्टेट को किस तरह से यूज़ करेंगे। जो उसमें कंडीशंस बताए गए थे, जो हम आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि हम लोग क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस किए हैं लिमिट स्टेट मेथड में, उसको यूज़ करके हम बेंडिंग के बिहेवियर को समझेंगे। क्योंकि बेंडिंग से कोलैप्स होगा, शेयर से कोलैप्स होगा, टॉर्जन से कोलैप्स होगा, कंप्रेशन से कोलैप्स होगा। तो पहले हम लोग समझेंगे बेंडिंग के बिहेवियर को। तो बेंडिंग का बिहेवियर, बेंडिंग को ही हम लोग कहते हैं फ्लेक्सर भी। तो अब ये फ्लेक्सर किस में आता है? ये आता है आपके जो फ्लेक्सरल मेंबर होते हैं, जैसे कि आपका बीम हो गया। तो हम आपको बीम के ये सारे पार्ट्स बता दिए। अब हम इसके ऊपर आपको अभी से समझाना स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से फोर्सेस लगते हैं और किस तरह से आपका फॉर्मूला डिराइव होता है। ये पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। सारा न्यूमेरिकल का टाइप का जो क्वेश्चन आता है या फिर जितना भी ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्चुअल वन लाइनर छोड़ करके जो आपको कुछ भी कैलकुलेशन टाइप का अगर एक नंबर का जो आपको क्वेश्चंस आता है, वो सारा यहाँ से, इस वाले टॉपिक से अब आपको शुरू हो जाता है। अब यहाँ से हम जो जो टॉपिक्स बताते जाएंगे वो सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करें तो यहाँ से आपको अभी तक ये सिलेबस है, उसके बाद से यहाँ से हम जितनी भी चीज़ें डिस्कस की हैं, ये सारी अभी से आपकी क्या हो रही है, ये टोटल जितना भी टॉपिक है, इन सारे से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। किसी न किसी एग्ज़ाम में इनमें से किसी न किसी टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। और ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक भी नहीं है जो हम आपको अभी तक समझाए हैं। ये सारे आपको इजी ही चल रहे हैं। और आपको आगे भी जो टॉपिक्स अभी आने वाले हैं, जैसे हम लोग ये डिज़ाइन कॉन्सेप्ट के बारे में बताए, अब हम आपको कोलैप्स के बारे में बताने जा रहे हैं। टॉपिक आपका ईजी ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों स्टार्ट हो जाता है। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको अगर आपके थ्योरी क्वेश्चंस में बात कीजिएगा तो डेरिवेशंस आ जाता है या डिज़ाइन के स्टेप्स लिखने के लिए आ जाता है, वो सारा भी आपको इसमें कवर होना शुरू हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट को वो सारा इसलिए पढ़ना है क्योंकि उनको एक नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए एक सब्जेक्ट का। क्वेश्चंस उस टॉपिक से कहाँ से आने वाला है एग्जैक्टली कभी ये श्योर नहीं कहा जा सकता है। तो आप इन जनरल सारे टॉपिक पढ़ लीजिए, आपके ऊपर है कि आप उसको कितना प्रैक्टिस करके रखते हैं। क्योंकि अगर अभी हम आपको सब, जैसे आज का जो हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा हम लोगों का एजम्पशन, कि लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग क्या क्या एजम्पशंस लेकर के चलते हैं। तो अब इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का आपको, लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे ही नहीं या आप पढ़ेंगे कैजुअली और आप उसको याद नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली आपका 1 मार्क्स छूट जाएगा। तो यहाँ से हम आपको बताना शुरू कर रहे हैं कि अभी से जो आप लेक्चर्स देखेंगे, इससे पहले वाला आपके ऑब्जेक्टिव के लिए था, बिल्डअप के लिए था। आप उसको अगर छोड़ भी रहे हैं, आप एक बार भी वीडियो देख करके आगे बढ़ गए हैं, तो अभी से आपको सीरियसली इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। अपने नोटबुक में आपको साथ साथ सॉल्व भी करते जाना है, लिखते भी जाना है। इससे आपका बेनिफिट होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टाइप का होता है। आप इसको देख करके, वीडियोस को सिर्फ पढ़ करके काम नहीं निकाल सकते, आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आप मैथ्स के न्यूमेरिकल्स को आप प्रैक्टिस करके, बिना सिर्फ आप देख करके नहीं जा सकते ना एग्ज़ाम में। आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, हो सकता है मिस्टेक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से आप सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब एजम्पशंस क्या होगा। हम लोग जब लिमिट स्टेट ऑफ, एक चीज़ को समझिए, जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं बिल्डिंग को, डिज़ाइन करने का मतलब है कि हम लोगों को एक ड्राइंग मिला और ड्राइंग में क्लाइंट को पसंद आया है कि एक हॉल बनाना है। अब हॉल में उन्होंने बीच में पिलर नहीं दिया क्योंकि उनका अपना रिक्वायरमेंट है कि मान लीजिए ये सिनेमा हॉल बनने वाला है, तो उसमें आपको क्या होगा कि आपको बीच में पिलर्स तो रहते नहीं हैं। अब पिलर्स उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि कॉलम्स नहीं देंगे, आप दे नहीं सकते हैं क्योंकि वो मजबूरी है आपकी। तो आपको अब क्या करना होगा कि जो साइड में जो आप कॉलम्स देंगे और जो आप बीम्स चलाएंगे उनके बीच में, आपको उसके साइज़ को कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा कि आपका बिना कॉलम के भी बीच में वो कंडीशन सारा सेटिस्फाई हो जाए। अब ये करने में क्या होता है कि ये एक होता है आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट, एनालिसिस वाला पार्ट, जो हम लोग सोम में स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ते हैं। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, वो सारे फोर्सेस हम लोग उसमें पढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग डिज़ाइन करने आते हैं तो डिज़ाइन करने में हम लोगों को कॉन्क्रीट कैलकुलेशन तो हम लोगों को बता रहा है कि बेंडिंग मोमेंट अगर इतना आना है तो उतना ही आना है, क्योंकि वो जो एनालिसिस वाला पार्ट है आपका। लेकिन हम लोग जब डिज़ाइन करने आते हैं तो कंक्रीट और स्टील को यूज़ करके हम लोगों को बनाना है। अब इन्वायरमेंट कंडीशन, कंक्रीट के बनाने का कंडीशन, इन सब में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है।
आप बिल्कुल एक ऐसा नहीं है कि आप एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में इंडिया के सारे कंक्रीट एक ही इन्वायरमेंट में बनते हैं, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग कंडीशंस होते हैं सबके, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कहीं रेनफॉल ज़्यादा होगा, कहीं का वर्कमैनशिप अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए जब हम लोग डिज़ाइन करने आते हैं तो हम लोगों को कोई एक वैल्यू तो लेना पड़ेगा ना। अगर हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोगों का P = सिग्मा इंटू ए से हम लोगों को यूज़ करना है कुछ, अब हमको सिग्मा का कोई वैल्यू तो लेना पड़ेगा ना जिसके लिए हमको ए निकल करके आएगा। तो हमको इसका कोई एक फिक्स्ड वैल्यू बनाना पड़ेगा। अगर हम मान लीजिए 0.87 FY जैसे हम अपने स्टील का बनाए हैं, तो 0.87 FY वो वैल्यू होना चाहिए ना जो जनरलाइज्ड हो, जो पूरे, अब ये कोड जो आप बनाए IS 456-2000 ये पूरा इंडिया फॉलो करता है ना। तो पूरे इंडिया में कहीं पे भी अगर स्टील का कोई काम हो रहा हो तो वो 0.87 FY उसके अंदर मैक्सिमम उसका स्ट्रेस रहे। ये इस चीज़ को हम कैसे इंश्योर करेंगे? तो हम लोगों को कुछ चीज़ों को क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए बता देते हैं कि आपका जैसे कहीं पे टेम्परेचर आपको आगे पीछे है तो 5 डिग्री 10 डिग्री का टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक अपर वाले टेम्परेचर के लिए एक वैल्यू बता दिए। अब कहीं पे टेम्परेचर कम है तो इग्नोर कर देते हैं उसको कि जब अपर वाले के लिए सेफ़ है, लोअर वाले के लिए कोई कह सकता है कि सर 10 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस है तो दूसरा स्टील होना चाहिए। अब दूसरा स्टील बनाने लगेंगे तो उस हिसाब से हर टेम्परेचर के हिसाब से स्टील अलग अलग होगा, प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कुछ चीज़ों को हम लोगों को इग्नोर करना पड़ता है कि जो वेस्टेज में भी भले काउंट हो जाए लेकिन हम लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्यूरेट होकर के हम लोग डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। एनालिसिस कर लेंगे एक्यूरेट होकर के, लेकिन डिज़ाइन नहीं हो पाएगा। डिज़ाइन जो है वो हम लोगों के एजम्पशन पे ही चलता है, और उसके लिए हम लोग जो जो एजम्पशन लेने वाले हैं अभी लिमिट स्टेट मेथड के कोलैप्स के लिए, कोलैप्स के अंदर फ्लेक्सर के लिए, ये जितने भी एजम्पशन अभी हम आपको लिखने वाले हैं ये सारे सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग के लिए वैलिड होते हैं। बेंडिंग किस में आएगा? बीम में आएगा, स्लैब में आएगा। तो बीम और स्लैब के लिए जो आप एजम्पशन पढ़ रहे हैं वो आपके यही वाले होंगे। जब कॉलम में जाएंगे तो कंप्रेशन आएगा, वहाँ पे जो एजम्पशन लेंगे वो हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एजम्पशंस इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे फ्लेक्सर, क्योंकि हम लोग ये सारा फ्लेक्सर के लिए ही सिर्फ आपको एजम्पशन ले रहे हैं। अब क्या है ये एजम्पशंस? सबसे पहला एजम्पशन, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, हर तरह के स्टूडेंट्स को ये याद होना चाहिए, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर सेमेस्टर हो। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप किसी भी एक, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर सेक्शन को आप कंसीडर कर रहे हैं कि ये आपका सेक्शन है, इसका आप साइज, अब आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसको बोले B, इसको हम लोग बोले कैपिटल D, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन था, ये बेंडिंग के पहले है। अब इसका हम लोग अगर लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल बना दे, ये तो क्रॉस सेक्शन था, बीम कुछ ऐसा होगा, कुछ लेंथ में चल रहा होगा, कॉलम टू कॉलम भी हो सकता है, बीम टू बीम भी हो सकता है। अब ये वाला बीम में बेंडिंग का टेंडेंसी आया, मतलब इसके ऊपर से लोड आया, इस तरह से उसके ऊपर लोड आया। तो जब लोड आया तो ये बीम क्या हुआ, ये बीम कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट करना चाहा, डाउन हुआ, सेंटर पे आपको सस्पेंडेड है तो ज़्यादा डाउन होगा। तो जब यहाँ पे डाउन हुआ तो जब हम लोग स्ट्रेट ये ब्लैक वाले बीम को आप देखिए, जब हम इसका यहाँ से सेक्शन कट किए, ब्लैक वाले बीम के लिए जब हम यहाँ से एक सेक्शन ऐसे कट किए तो ये सेक्शन का साइज हमको क्या दिखा? स्मॉल b और कैपिटल D। जब हम इसको बेंड होने के बाद भी जब हम यहाँ से भी सेक्शन कट करेंगे तो इसका साइज़ क्या दिखेगा? B और D ही दिखेगा। मतलब है कि ये बेंडिंग होने की वजह से शेप जो है आपका वो कुछ ऐसा आपका डिस्टॉर्टेड नहीं हो जाएगा, ये चीज़ ये कहना चाह रहा है। या फिर कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये बीम बेंड हो गया है तो इसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा बेंडिंग की वजह से। ये हो सकता है कि ऐसा होगा, मगर हम लोगों को क्या करना है? इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस हिसाब से मेरा क्या होगा? P = सिग्मा इंटू ए में बिफोर बेंडिंग तो A था B इंटू D, आफ्टर बेंडिंग ये B इंटू D नहीं रह गया। अब इसमें आपको ये टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, ये रेक्टेंगल प्लस ये आपका
ट्रायंगल, इसको आप ट्रेपेजॉइड शेप को आप इसको इस तरह से आप निकालिएगा। तो ये क्या होगा कि हर बार आप किस तरह से बेंडिंग किया है एग्जैक्टली आपको ये पता नहीं चलेगा। अब बेंडिंग हो सकता है ना कि सेंटर पे लोड पड़ा है तो इस तरह का होगा, हो सकता है आपको यहाँ पे कोई अलग शेप होगा, यहाँ पे कोई अलग शेप होगा। तो ये इतना सारा शेप में चेंजेस हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके IS कोड कहता है, IS 456/2000 हम लोगों को कहता है कि कोई भी सेक्शन जब बेंड करेगा तो बेंड करने के बाद भी अगर उसका फिगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो वो इस तरह से ही होगा, B और D ही रहेगा सेक्शन। ये रहेगा B और ये रहेगा आपका D। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका बिफोर और ये हो गया आपका आफ्टर। तो दोनों में आप देख रहे हैं कि B और D ही सेक्शन का साइज है। ये चीज़ हम लोगों को पहला एजम्पशन मान लेना है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, ये यहाँ रहेगा नहीं। दूसरा पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। आपको हम लास्ट क्लास में ही बताए थे कि आपका जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का, वो आपका होता है 0.7 √FC के। इसका मतलब है हम आपको एग्जांपल भी दिए थे कि 25 का अगर रहेगा कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा, 3.5 होगा। तो 3.5 तो मिला, लेकिन वो 3.5 इतना कम है कि वो हम लोगों के किसी काम नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए स्टील लगा दिए। तो हम लोग अब मान के चलेंगे कि जो 3.5 का भी स्ट्रेंथ कंक्रीट दे रहा है नहीं चाहिए, ज़ीरो है वो। हम लोग का टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील लेगा और हम लोगों का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट लेगा। ये हम लोग अब समझा भी दिए थे आपको पहले, यही आपका एजम्पशन भी है कि हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को इग्नोर करेंगे। उसके बाद कंक्रीट इन टेंशन जोन इज इग्नोर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला आपको हम डायग्राम बनाए थे कल, इसमें हम आपको बताया कि ये वाला जो जोन है जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आता है वो कॉम्प्रेसिव जोन है और नीचे वाला आपका टेंसाइल जोन है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या हम आपको समझाए थे कि कंक्रीट सिर्फ कंप्रेशन में स्ट्रांग है और टेंशन में हम उसको वीक मान रहे हैं। इतना वीक मान रहे हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि वो ज़ीरो स्ट्रेंथ हम लोगों को देने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हम लोगों का कंक्रीट है, ये वाला जो हम लोगों का कंक्रीट है, ये हम लोगों का सारा कंप्रेसिव लोड बियर करेगा, या इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि सारा ही लोड आपका अगर कंक्रीट को बियर करना है तो ये वाला बियर करेगा। और इस वाले को कह रहा है कि इग्नोर कर दीजिए, ये कंक्रीट है, कंक्रीट आप पूरा बनाए हुए हैं, लेकिन ये कंक्रीट को जब आप लोड उठाने के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्योंकि ये कंक्रीट किस में है, टेंसाइल जोन में है। टेंसाइल जोन में इसका मतलब है इस कंक्रीट पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, टेंशन वाला फोर्स लग रहा है। इस वाले कंक्रीट के सेक्शन पे क्या लग रहा है, कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। तो ये वाला कंक्रीट तो बहुत आसानी से कंप्रेशन उठा लेगा, लेकिन ये वाला कंक्रीट टेंशन में बहुत वीक है, इतना वीक कि हम लोग इसको ज़ीरो कंसीडर कर रहे हैं। तो जब ज़ीरो कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला कंक्रीट होते हुए भी हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों के डिज़ाइन में किसी काम में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये कहना चाह रहा है कि जब भी आगे कहीं पर कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन में जब भी आपको कंक्रीट का एरिया लेना होगा तो आप कौन सा एरिया लेंगे, सिर्फ कंप्रेशन जोन वाला एरिया लेंगे, टेंशन जोन वाला एरिया हम लोग नहीं लेंगे। ये आपका एजम्पशन है। अगर आप एक्चुअल में सोचेंगे तो आप एक बीम बनाते हैं तो बीम में आपका पूरा कंक्रीट किया हुआ है, आप अपने घरों में भी देखते होंगे। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि उस बीम में से जो कंक्रीट है टोटल B/D में, उसमें से कितना वाला कंक्रीट आपका उस कंप्रेशन फोर्स को बियर कर पा रहा है, और टेंशन को तो हम लोग बियर करवा ही नहीं रहे कंक्रीट से। उसके लिए तो ये बॉटम में 3 स्टील आप प्रोवाइड कर दिए थे। तो ये वाला जो रिमेनिंग कंक्रीट है ये सिर्फ और सिर्फ इस रेनफोर्समेंट को इन्वायरमेंट से बचाने के काम आ रहा है, बस, और किसी काम नहीं आ रहा है। तो ये इतना, अब क्योंकि हमारा रेनफोर्समेंट कुछ यहाँ पे है, ये डेप्थ जो है इफेक्टिव दी, ये हम लोगों का अभी आगे आपके दिमाग में ये आ सकता है कि फिर हम लोग से इतना कंक्रीट क्यों वेस्ट कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर देते। तो रेनफोर्समेंट यहाँ प्रोवाइड कर देते तो न्यूट्रल एक्सिस फिर से ऊपर शिफ्ट हो जाता, तो अल्टीमेटली ये आपको कुछ ऐसा बना ही देगा कि आपको हाफ आपका रहेगा, हाफ कंप्रेशन के आसपास रहेगा, एग्जैक्टली हाफ नहीं रहता है, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, 0.48 भी हो सकता है, 0.53 भी हो सकता है। परसेंटेज में बोले तो 53% भी हो सकता है ये पूरा पोर्शन, 48% भी हो सकता है, तो एग्जैक्टली 50% नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला कंक्रीट को आपको इग्नोर करना है।
अब भले ये कंक्रीट है, ये एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करेगा इस रेनफोर्समेंट को, इसमें कोरोजन नहीं आएगा, कोरोजन नहीं आएगा तो ये रेनफोर्समेंट का स्ट्रेंथ लॉस नहीं होगा, स्ट्रेंथ लॉस नहीं होगा तो ये जो रेनफोर्समेंट है ये आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा टाइम तक के लिए उठा पाएगा। तभी तो आप जब अगर आप किसी पुराने मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं या पुराना जो आपका खंडर वगैरह होता है उसमें जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि रेनफोर्समेंट बिल्कुल कोरोजन होकर के उसका डायमीटर हाफ हो चुका है, वो लगता है कभी भी टूट जाएगा या आप उसको हाथ से बेंड करेंगे तो वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उस खंडर वाले बिल्डिंग में आप देखते होंगे कि कंक्रीट आपका टूट चुका है, कंक्रीट टूट चुका है, रेनफोर्समेंट नज़र आ रहा है। और रेनफोर्समेंट जब 1 साल 2 साल इस तरह से एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में रह जाता है तो उसमें कोरोजन आ ही जाता है, उसका डायमीटर कम होते होते वो एक दिन टूट जाएगा। तो ये कंक्रीट देना तो आपकी मजबूरी है ही, क्योंकि ये आपको स्ट्रेंथ नहीं लेगा लेकिन आपके रेनफोर्समेंट को बचा के अल्टीमेटली लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर को बना रहा है, अच्छा कर रहा है। तो इसलिए आगे जब भी हम लोग कैलकुलेशन की बात करेंगे तो सिर्फ ये बी इंटू ये वाला जो न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस होगा, सिर्फ यही आपका कंक्रीट का एरिया होगा। आपके डिज़ाइन के लिए आपको आज से ये बात याद रख लेना है कि जब भी एरिया की बात करेंगे तो बी इंटू न्यूट्रल एक्सिस तक का जो डेप्थ होगा वही वाला मेरा कंक्रीट का एरिया है जो कंप्रेशन ले रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इज टेकन एज 0.0035 या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.35%। ये हम आपको बनाए थे जब हम यहाँ डायग्राम डिस्कस कर रहे थे तो हम आपको यहाँ इंपॉर्टेंट लिख करके बताए थे कि ये 0.35% याद रखो या 0.0035 याद रखो। ये क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेन है, इससे ज़्यादा स्ट्रेन ले ही नहीं सकेगा कंक्रीट, ये हम लोग एज्यूम करके चलेंगे। भले वो लेता हो लेकिन हम लोगों के काम नहीं आएगा, क्योंकि अब हम लोगों को एक फेलियर पॉइंट तो डिफाइन करना पड़ेगा ना कि कहीं ना कहीं पे लिमिट स्टेट का मतलब क्या है। ये थोड़ी है कि एकदम जब तक लोड ले सकता है तब तक चलेंगे। लिमिट स्टेट का मतलब है कि अल्टीमेटली किसी पॉइंट को आप मिनिमम बोलेंगे तो किसी पॉइंट को मैक्सिमम बोलना पड़ेगा। अगर वेल डिफाइंड पॉइंट नहीं मिल रहा है, मतलब आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, तो एटलीस्ट आप अपने रिसर्च के हिसाब से जहाँ तक फेल मानते हैं उसको आप फेल मान लीजिए। तो हम लोग माने कि 0.0035 स्ट्रेन पे ही आपका कंक्रीट जो है ये फेल कर जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोगों के लिए जब हम लोग डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हम लोगों का ये स्ट्रेन मैक्सिमम जो है 0.0035 जाएगा। अगर किसी को पता करना होता है कि एक्चुअल कितना जाएगा तो उसके लिए ही रिसर्च वाला फील्ड होता है। जब आप पीएचडी करते रहेंगे तो आपके पास यही आपके दिमाग में क्वेश्चन रहना चाहिए कि ये कंक्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेन कितना जा सकता है। आप रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए, आप अलग अलग ट्यूब बनाते जाएंगे, अलग अलग टेस्ट करते जाएंगे, वैल्यूज़ नोट करते जाएंगे और उसके बाद आपका अपना एक कंक्लूजन आएगा। हो सकता है वो आईएएस कोड से आपको मैच नहीं करता हो, आपका अपना रिजल्ट जो है वो आपका कुछ अलग आ रहा हो, तो आप पीएचडी का रिपोर्ट वही तो सबमिट करते हैं और जो इंजीनियर्स होते हैं उसको देखते हैं। अगर आपका टोटल कैलकुलेशन और प्रोसेस अगर सही है तो वो लोग मानते हैं कि आपने कुछ नया डेवलप किया है। जब कुछ नया डेवलप किया है तो आपको पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। ठीक है, तो आपको बस फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि आरसीसी डिज़ाइन में मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट में कितना आएगा, 0.0035। उसी हिसाब से आरसीसी डिज़ाइन में स्टील में भी कोई मैक्सिमम स्ट्रेन आएगा। अब ये तो हो गया कंक्रीट का। अब हम लोग आते हैं स्टील पे, और लास्ट वाले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि हम ये वाला वैल्यू जो है ये डिस्कस नहीं किए हैं। अब ये डिस्कशन समझिए क्या होता है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे HYSD स्टील के बारे में, अभी उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। माइल्ड स्टील अपने आप उसमें कवर हो जाएगा। जब हम लोग HYSD स्टील के बारे में डिस्कस किए तो हम आपको बताए थे कि यहाँ पे कहीं पे भी मेरा वेल डिफाइंड पॉइंट नहीं मिल रहा है। जब हम इसका एक्चुअल ये वाला डायग्राम जब बनाए थे इसमें हम आपको यहाँ पे अगर हम इसको वापस से थोड़ा चेंज कर दें और ओरिजिनल वाला बना दें तो ये कुछ ऐसा हम आपको बनाए थे। सीधा मेरा अल्टीमेट पॉइंट पता चल रहा था, यील्ड पॉइंट पता नहीं चल रहा था। तो हम लोग क्या किए थे, आपको हम ये कॉन्सेप्ट समझाए थे कि हम लोग 0.2% स्ट्रेन पे एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ किए, वो जहाँ पे जाके हिट किया वो मेरा यील्ड पॉइंट आ गया। अगर हमको इसी पॉइंट पे स्ट्रेन जानना है कि स्ट्रेस जानना है अगर, तो ये तो मेरा स्ट्रेस हो गया, ये तो आप बता सकते हैं। ये हम लोग निकाल भी चुके हैं। ये कितना आया, 0.87 FY। यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ भी है कि ये स्ट्रेस 0.87 FY आया। अगर हमको इसी पॉइंट पे स्ट्रेन जानना है तो ये स्ट्रेन कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। अब ये जो स्ट्रेन होगा ये कितना होगा, ये होगा यहाँ से यहाँ तक तो 0.002 आप ले ही चुके थे, आपको पता है। अगर आप इस ट्रायंगल का ये बेस निकाल लीजिएगा तो ये 0.002 प्लस ये वाला डिस्टेंस आप ऐड कर दीजिएगा तो आपका ये निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट क्या है, मेरा यील्ड पॉइंट है।
यील्ड पॉइंट है मतलब इलास्टिक रेंज है। इलास्टिक रेंज है जिसका मतलब है कि यहाँ तक हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अब क्योंकि एजम्पशन पे ही चल रहे हैं तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जब यहाँ तक इलास्टिक जोन है तो इलास्टिक जोन तक हम अपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद तो वो फिर प्लास्टिक हो जाने वाला है। तो जब हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये मेरा अगर आपका ये जो हाइट है 0.87 FY, ये क्या है एक्चुअली, ये वाला हाइट है 0.87 FY, और ये वाला जो आपका स्लोप है, ये इस स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्लोप को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये स्लोप हो गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये परपेंडिकुलर हो गया आपका 0.87 FY क्योंकि ये मैक्सिमम स्ट्रेस है। ये बेस अगर आपको निकालना है तो ये बेस आपका क्या है, स्ट्रेन है। तो आपको अगर बेस निकालना है तो आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 0.87 FY, हाइपोटेन्यूज कितना है ES। तो हम लोग अगर यहाँ पे लिखना चाहिए हम लोग उसको यहीं लिख देते हैं वापस। ये हम लोगों का इस तरह का डायग्राम था जिसमें से हम लोग यहाँ से एक लाइन लिए, ये लाइन सीधा यहाँ जाके हिट किया और ये वाला हम लोगों को आया। तो हम लोग ये वाला वैल्यू कितना निकाले, ये हम लोग निकाले 0.87 FY डिवाइडेड बाई ये हाइपोटेन्यूज कर दिए, तो ये हो गया ES। अब प्लस में पहले से ये वाला वैल्यू कितना चल रहा था, ये 0.002 तो चल ही रहा था। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको यहाँ ऑरिजिन से ये इस वाले पॉइंट तक का स्ट्रेन मिल जाएगा। ये स्ट्रेन क्या होगा, स्टील का स्ट्रेन होगा, और स्टील का क्योंकि HYSD का ये डायग्राम है ना, तो ये वाला जो स्ट्रेन है ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेन होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट में बोले थे तो वो 0.0035 आया, तो उसी तरह से जब हम मैक्सिमम स्ट्रेन स्टील में बोलेंगे तो किसी भी तरह के स्टील की अगर बात हो, मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील शुड नॉट बी लेस देन, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, should not be less than 0.002 plus 0.87 FY by ES। ये हम लोगों का मैक्सिमम स्ट्रेन हो जाएगा। क्योंकि लेस देन क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम स्ट्रेन इससे कम नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो वो मैक्सिमम नहीं रहेगा ना। तो मैक्सिमम स्ट्रेन भले इससे एक पॉइंट ज़्यादा हो जाए, अगर आप स्टील 550 यूज़ कर लिए तो हो सकता है ये पॉइंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इससे कम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये हम लोगों का मैक्सिमम स्ट्रेन होगा। तो आपको अब क्या क्या चीज़ें इसमें याद रखनी है, आपको मेरे हिसाब से ये पॉइंट याद रखना है, ये याद रखना है क्योंकि ये दोनों अभी आपको डेरिवेशन में आएगा, और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट है। अभी आगे जब हम एरिया ऑफ कंक्रीट लेंगे और एरिया ऑफ कंक्रीट में हम B/D नहीं लेकर के B इंटू न्यूट्रल एक्सिस तक का डेप्थ लेंगे, तो वहाँ पे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोग कंक्रीट जो टेंशन जोन में उसको इग्नोर कर रहे हैं, ये उसके लिए आपको डिस्कशन किया जाता है। अब इससे आपको क्वेश्चन पूछने के लिए तो आपको गेट लेवल पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 मार्क्स में आपको कॉन्सेप्ट को चेंज कर देगा। आजकल तो वो MSQ भी चल रहा है, तो MSQ में क्या करेगा कि वो 4 पॉइंट्स लिख देगा, इसमें से किसी एक पॉइंट को थोड़ा ट्विस्ट कर देगा। जैसे ये लिख देगा कि शुड नॉट बी मोर देन, ये गलत हो जाएगा। अब आपको पूछेगा कि चारों में से कौन सा करेक्ट है, तो आपका बाकी 3 करेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपको ये ध्यान नहीं रहा कि यहाँ पे शुड नॉट बी लेस देन लिखा हुआ था, तो इसको रटने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको बस ये कॉन्सेप्ट समझना है जो हम आपको समझाएं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो इसका मतलब है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई रहेंगी। अब वो किसी भी लैंग्वेज में इसको लिख दे, इसमें कुछ भी ग्रामर लगा दे, आप जब उस पूरे को टाइम लेकर के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कहाँ पे गलती दिया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो सकता है। अब आपको क्वेश्चन में पढ़ना है कि कहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आपको लिखा हुआ है। तो ये आपके एजम्पशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। आपको एग्जाम में जो सेमेस्टर के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको आपको थ्योरी आता है, इसके ऊपर 4 मार्क्स में आपको आ जाएगा कि एजम्पशंस इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्सर को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको विद डायग्राम एक्सप्लेन करना चाहिए। अब क्योंकि हम सारा डायग्राम कहीं ना कहीं पे बना रखे हैं, जैसे हम एक सेक्शन ये वाला बना दिए, दूसरा आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम लगेगा, आपको यहाँ बना हुआ है, इसमें आपको यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है। तो वैल्यू लिखा हुआ है इसीलिए हम इसको दोबारा जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, दोबारा हम आपको डायग्राम नहीं बना रहे हैं। लेकिन आप अगर एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, आपको मान लीजिए आपको SSC JEE के मेंस में आ गया, आपको ये पार्ट लिखने के लिए थ्योरी वाला नहीं आता है इससे, लेकिन अगर मान लीजिए थ्योरी आ गया, आपको स्टेप्स पूछ लिया, एजम्पशंस पूछ लिया, तो एजम्पशंस 5 हैं।
आपको हो सकता है कि वो 10 या 15 नंबर का थ्योरी होगा, तो आप फुल मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो सारे पॉइंट्स के साथ जो डायग्राम हम आपको बनाए हैं वो सारे डायग्राम को भी आप साथ में बना दीजिए, आपको और अच्छा से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, 5 पॉइंट तो आपको सिर्फ लिखना है। ठीक है, तो आपको ये ओवरऑल जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या एसएससी जेईई मेंस वाले स्टूडेंट होंगे वो सारे के सारे इस पॉइंट को अगर आपको पूछता है तो आप इसको पूरी तरह से डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कीजिएगा, फुल मार्क्स आपको मिल जाना चाहिए। अब ये हो गया आपका एजम्पशन। अब नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक आता है एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। अब यहाँ से हम लोग बीम में एंटर कर जा रहे हैं। ये जो आपका फ्लेक्सर वाला कॉन्सेप्ट है इसको ही हम लोग अब यूज़ करके एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन जो है ये हम लोग करने वाले हैं। लेकिन ये वाला पार्ट हम लोगों का क्या होगा, नेक्स्ट वाले क्लास में आएगा। अब पहले क्योंकि हमको आज आपको ये बताना पड़ेगा कि बीम 2 टाइप के होते हैं, सिंगली रेनफोर्स्ड, डबली रेनफोर्स्ड। फिर उसके बाद सिंगली रेनफोर्स्ड भी आगे 3 टाइप के हो सकते हैं, अंडर रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स्ड, बैलेंस्ड। डबली रेनफोर्स्ड भी 3 टाइप के हो सकते हैं, अंडर रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स्ड, बैलेंस्ड। अब ये सारी चीज़ें हम आपको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे हम आपको एक्चुअली ये टॉपिक अभी हम स्टार्ट ही नहीं करते हैं, पहले हम आपको ये पूरा जो स्टोरी है, जो बीम के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह के सेक्शंस हो सकते हैं, हम आपको पहले ये सारा आज एक्सप्लेन कर देंगे। और कल हम लोग वापस डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे और सारा डेरिवेशन कल के दिन में ही बीम का आपका कंप्लीट कर देंगे। अब बीम क्या होता है ये आप आई होप समझ गए होंगे कि बीम हम लोगों का होता है सस्पेंडेड मेंबर जो हम लोगों का बेंडिंग रेजिस्ट करता है प्राइमरीली, और साथ में उसमें आता है शेयर, और अगर टॉर्जन आना है तो टॉर्जन आएगा। ठीक है, अब बीम्स के टाइप्स हम लोग कितने पढ़ने वाले हैं, तो बीम्स के हम लोग 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। बीम्स के टाइप होंगे आपको नंबर 1 सिंगली रेनफोर्स्ड, सेक्शन और डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, अब ये सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन और डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है, हम अभी आप लोग अगर एक इमेजिनेशन में लगे, एक इमेजिन कीजिए कि आपके बीम आप किस तरह का देखते हैं, तो आप कुछ इस तरह का अपने घरों में या आसपास में आप बीम देखते हैं। इस बीम में जो रेनफोर्समेंट होता है वो आप कुछ ऐसा देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसे रेनफोर्समेंट रहता है, कभी ज़्यादा रहता है कभी कम रहता है, इस तरह से। और उसके बाद इसमें आप देखते हैं कि इस तरह से आपका चारों तरफ से एक रिंग चल रहा होता है। और ये रिंग अंदर की तरफ यहाँ पे इस तरह से ऐसे क्लोज्ड रहता है। ये आप अपना बीम देखते हैं जब भी आप अपने आसपास कहीं पे कंस्ट्रक्शन होता हुआ देखते होंगे। तो अब इस बीम में अब हम लोग उसको अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ते हैं। ये जो ग्रीन वाला आप बॉक्स देख रहे हैं ये क्या है आपका, ये है आपका कंक्रीट कंप्लीट। इस कंक्रीट में से आप कितना लेने वाले हैं कंक्रीट कैलकुलेशन में, वो हम आपको बता दिए थे कि सिर्फ इतना लेने वाले हैं। ये हो गया कंक्रीट के बारे में। दूसरा इसमें आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं बॉटम वाला स्टील। तीसरा जो आप इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे वो होगा आपका टॉप वाला स्टील। अब जब हम बॉटम वाले स्टील की जब हम बात किए तो हम बात किए AST की, मतलब टेंशन जोन इसको कहते हैं, इसको कंप्रेशन जोन कहते हैं। तो टेंशन जोन में जितने स्टील आ रहे हैं, तो एक स्टील का π/4d² होगा एरिया, इंटू 3 होगा, तो तीनों कैलकुलेट करके AST आ जाएगा वो। तो ये हो गया बॉटम स्टील। टॉप स्टील आप देखें तो टॉप स्टील क्या है, कंप्रेशन है, तो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। जैसे 2 स्टील दिया हुआ है तो π/4d इंटू d² इंटू 2, तो ये हम लोगों का हो गया ASC। आप ये देखें। चौथा चीज़ जो आप इसमें इंपॉर्टेंट देखें वो है आपका स्टीरप्स। ये स्टीरप्स क्या है, ये जो आप रिंग देखते हैं ये रिंग कहलाता है आपका स्टीरप्स। ये आपके सारे रेनफोर्समेंट को एक पोजीशन पे होल्ड करके रखता है, और साथ साथ ये आपका शेयर फोर्स को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग फोर्स रेजिस्ट करने पे आए तो कंप्रेशन फोर्स कौन रेजिस्ट करेगा, ये कंक्रीट जो ग्रीन वाला ये यहाँ तक आपका बना हुआ है।
टेंसाइल फोर्स कौन रेजिस्ट करेगा, ये वाला रेनफोर्समेंट। अब शेयर फोर्स कंप्रेशन फोर्स को अगर यहाँ पे रेनफोर्समेंट नहीं है, अभी हम लोग बात करते चले एक एक, ये हम आपको 4 पॉइंट इसलिए लिखा है कि अगर आप यहाँ से अभी इमेजिन करना शुरू कीजिए कि अगर हम लोग प्योर कंक्रीट का अगर से बीम बनाते तो पूरा कॉम्प्रेसिव फोर्स कौन लेता, ये प्योर यहाँ का कंक्रीट लेता, और ये वाला जो है ये आपका वेस्टेज हो जाता, क्योंकि ये टेंसाइल जोन में चला जाता, हम लोग इग्नोर कर देते। अब कॉलम बीम के अंदर हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना शुरू किए। मान लीजिए हम लोग टॉप का रेनफोर्समेंट नहीं देते हैं, सिर्फ बॉटम का 3 रेनफोर्समेंट देते हैं, जैसा हम आपको यहाँ ये डायग्राम बना के कल दिखाए थे। तो जब हम इसमें 3 सिर्फ बॉटम में स्टील देते हैं तो इसका मतलब है कि हम टेंसाइल जोन में स्टील दिए, अभी हम कॉम्प्रेसिव जोन में नहीं दिए। तो आपका बॉटम वाला स्टील क्या उठाएगा, आपका उठाएगा टेंसाइल फोर्स, ठीक है, क्योंकि ये वाला कंक्रीट तो वेस्टेज है, इसको तो काउंट करना नहीं है। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स को ले लेगा आपका टॉप वाला ये कंक्रीट, टेंसाइल फोर्स को ले लेगा ये बॉटम वाला तीनों स्टील। अब मान लीजिए कि आप ऊपर में भी 2 स्टील दे देते हैं, अब आपके कॉम्प्रेसिव फोर्स को कौन रेजिस्ट कर लेगा, ये दोनों स्टील प्लस आपका ये कंक्रीट। क्योंकि ऐसा है कि स्टील आपका सिर्फ टेंसाइल फोर्स लेता है, ये हम आपको बताएं, लेकिन ये तब वैलिड होता है जब आपका ये सिर्फ टेंशन जोन में हो। तो जब आप इस टेंशन जोन में स्टील को प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये पूरा जो यहाँ पे जोन है ये क्या करेगा, सिर्फ टेंसाइल फोर्स लेगा। तो कंक्रीट लेगा 0 प्लस एक्स अमाउंट का ले लेगा आपका स्टील। लेकिन इसी स्टील को जब आप यहाँ लगा देते हैं, अब ये क्योंकि क्या होता है, स्टील एक इलांगेटेड इस तरह से मटेरियल होता है, अब इसमें जब आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो इसका कुछ फोर्स आया है, आप इसमें कॉम्प्रेसिव फोर्स भी लगा सकते हैं। तो ये वाला जो आपका दोनों बार है, इन दोनों बार में आएगा कॉम्प्रेसिव फोर्स, इसलिए इसका कलर को हम कर देते हैं ग्रीन, कि ये रेड बार नहीं रख के हम इसको ग्रीन बार कर देते हैं। ये क्या करेगा, ये कॉम्प्रेसिव फोर्स लेगा। तो अब अगर हम बोलें कि इस तरह के बीम में क्या क्या कॉम्प्रेसिव फोर्स लेगा, तो ये 2 रेनफोर्समेंट लेगा कुछ एक्स अमाउंट में, और कंक्रीट लेगा आपका वाई अमाउंट में, ये दोनों मिला करके कॉम्प्रेसिव फोर्स लेगा। यहाँ 0 प्लस एक्स मिला करके आपका टेंसाइल फोर्स लेगा, ठीक है। और आपका ये जो स्टीरअप है ये आपका सिर्फ और सिर्फ शेयर फोर्स लेता है, इसको नहीं मतलब है ऊपर रेनफोर्समेंट है कि नहीं है, इसका सिर्फ एक काम है, शेयर फोर्स कैलकुलेट करके निकालिए और चेक कर लीजिए कि ये जो स्टीरअप्स है ये कितना प्रोवाइड करना है, बस इसका यही एक कैलकुलेशन है। तो इसलिए स्टीरअप्स आपका क्या ले लेता है, शेयर फोर्स। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि किसका क्या क्या काम है। शेयर फोर्स का काम है स्टीरअप्स का काम है शेयर फोर्स लेना, बॉटम स्टील का काम है और टॉप स्टील का काम है, और कंक्रीट का, तीनों का ही जो आपका काम है ये आपको है बेंडिंग मोमेंट लेना। क्योंकि जब बेंड होगा बीम तो बेंडिंग मोमेंट आएगा, जब बेंड होना चाहेगा तो जब बेंड होना चाहेगा तो बेंडिंग मोमेंट आएगा, जब बेंडिंग मोमेंट आएगा तो आपका बीम फेल होगा, जब बीम फेल होगा, जब बीम बेंड होगा तो ये वाला पोर्शन भी तो आपका डाउनवर्ड्स बेंड होगा और ये वाला पोर्शन भी डाउनवर्ड्स बेंड होगा। इसका मतलब है कंक्रीट प्लस कॉम्प्रेसिव स्टील प्लस टेंसाइल स्टील, ये तीनों मिल करके क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपको कि रेनफोर्समेंट जो हम लोग बीम में आप देखते हैं, जब आप अपने घर के आसपास काम होता हुआ देखते हैं तो आप देखते हैं कि इस तरह से टॉप और बॉटम में स्टील दिया गया है। तो सिर्फ इसलिए नहीं कि रेक्टेंगुलर बीम है आपका इसलिए उसमें हम लोग रेनफोर्समेंट टॉप और बॉटम देके रेक्टेंगुलर केज बना देंगे, ऐसा नहीं होता, वैसा दिखता है, लेकिन होता ये है कि आपका कंक्रीट, बॉटम का स्टील, टॉप का स्टील, ये तीनों मिलकर बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट करता है और स्टीरअप्स आपका शेयर फोर्स रजिस्ट करता है। अब अगर आपके बिल्डिंग में टॉर्जन आ रहा है तो अगर टॉर्जन आ रहा है तो उसके हिसाब से भी आप कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके ये बेंडिंग मोमेंट में ये 3 चीज़ आपको रजिस्ट कर रहे थे, इन तीनों चीज़ों को आपको एक्स्ट्रा बढ़ा देना होगा, मतलब x प्लस वाई प्लस आपको यहाँ पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा z बढ़ा देना होगा। मतलब यही चीज़ों को, कंक्रीट का थोड़ा साइज़ बढ़ा दीजिए, बॉटम स्टील का थोड़ा नंबर बढ़ा दीजिए, टॉप स्टील का थोड़ा डायमीटर बढ़ा दीजिए, मतलब सारी चीज़ों को इंक्रीज़ करेंगे तो ये टॉर्जन फोर्स जो है ये रेजिस्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो चीज़ है ये बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्जन को रेजिस्ट करता है, और स्टीरअप जो है वो सिर्फ आपका शेयर फोर्स को रेजिस्ट करता है। जब हम लोग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाते हैं, ये सारा हुआ नॉर्मल बिल्डिंग के बारे में, जब हम लोग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाते हैं तो ये शेयर फोर्स ये स्टीरअप्स भी आपका शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के साथ साथ टॉर्जन को रेजिस्ट कर सकता है। इसका स्पेसिंग के साथ हम लोग थोड़ा आगे पीछे करते हैं इसका स्पेसिंग, तो हम लोगों का ये टॉर्जन भी बियर कर लेता है। तो अगर हम लोग नॉर्मल बिल्डिंग की बात करें तो आपको ये 3 जो कंक्रीट, बॉटम स्टील और टॉप स्टील है ये बेंडिंग मोमेंट लेते हैं और स्टीरअप आपका शेयर फोर्स लेता है।
अब हम लोग जब बात करेंगे कि जब भी बीम कोई ऐसा है जिसमें टॉर्जन आ रहा है तो यही सारी तीनों चीज़ ही आपको टॉर्जन भी रेजिस्ट कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि जितना आप प्रोवाइड किए थे बेंडिंग मोमेंट के लिए उतना में सिर्फ आपका टॉर्जन रेजिस्ट नहीं हो पाए, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा टॉर्जन की वजह से, बढ़ा देंगे हम लोग, उसमें ऐड कर देंगे Z। ठीक है, अब आपका स्टीरअप जो है वो शेयर फोर्स ले रहा था नॉर्मल बिल्डिंग में। अब बिल्डिंग में अगर टॉर्जन आया या बिल्डिंग अर्थक्वेक का हुआ तो ऑटोमेटिकली उसमें टॉर्जन आ जाता है, तो उस वैसा केस हुआ तो हम लोगों को इसका भी डायमीटर और स्पेसिंग को कम ज़्यादा करना होगा, तो आपका ये टॉर्जन भी रेजिस्ट कर लेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एनालिसिस, हम लोग लिमिट स्टेट मेथड को डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग अगर ये सोचिए कि हम लोग डिस्कशन क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग डिस्कशन यही करना चाह रहे हैं कि लिमिट स्टेट मेथड की वजह से मेरे बीम में कितने तरह का बिहेवियर आने वाला है, तो इस बिहेवियर कितने तरह का आएगा इसको सिर्फ स्टडी करने के लिए, प्रैक्टिकल सब इसको एज्यूम मत कीजिएगा, ये सिर्फ इस पढ़ाई को करने के लिए कि हम लोग सारे फोर्सेस को और सारे बिहेवियर को हम लोग अच्छे से समझ जाएं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इस कंक्रीट को एलोन तो अब करेंगे नहीं डिस्कशन, क्योंकि एलोन में तो हम लोग बात कर ही दिए कि ये टेंशन रेजिस्ट कर नहीं पाएगा, तो एलोन कंक्रीट का हम लोगों का कोई स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। एलोन कंक्रीट होता तो वो आपका पीसीसी कहलाता, हम लोग उसको तो पहले वाले लेक्चर में रिजेक्ट कर दिए। हम लोगों को चाहिए आरसीसी। अब आरसीसी दोनों स्टील मिला के ही तो हो रहा है ना। हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पूरे कंक्रीट के साथ सिर्फ बॉटम में स्टील हम लोग एज्यूम करेंगे कि हम लोग दे रहे हैं, और चेक करेंगे कि ये बीम हम लोगों का सेफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिहेवियर को समझने के लिए। एक्चुअल में ऐसा बीम बनता नहीं है, एक्चुअल में आपको पता है कि बॉटम के साथ साथ आप टॉप का भी स्टील देते हैं, लेकिन बिहेवियर को समझने के लिए हम लोग मानेंगे कि हम लोग अगर सिर्फ टेंसाइल जोन में अगर स्टील दे रहे हैं तो ये क्या हुआ, हम लोग एक लेयर में स्टील दिए, एक में नहीं दिए, ये कहलाया आपका सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, कि हम लोग सिर्फ बॉटम वाले टेंशन जोन में स्टील दिए, तो हम लोगों का जो नया सेक्शन बनेगा, अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो अगर हम आपको सिंगली रेनफोर्स्ड का डायग्राम बनाए हैं, यहाँ पे अगर हम सिंगली रेनफोर्स्ड का डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा होगा कि ये आपका बीम है, और इस बीम में आप सिर्फ जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ बॉटम में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, अब सेम यही चीज़, अब इस बीम को आप कंप्लीट कर दीजिए, अब आप बना लीजिए डबली रेनफोर्स सेक्शन, मतलब जो स्टील को अभी पहले आप क्या किए कि पहले आप प्योर कंक्रीट के साथ एक बिहेवियर पढ़ रहे थे, वो आपको पता था कि नहीं इसमें स्टील का रिक्वायरमेंट आएगा, आप स्टील दे दिए। अब स्टील दिए तो आप क्या किए कि आप सिर्फ बॉटम में पहले स्टील दिए, चेक किए, कुछ रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से अब जब आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आप कहेंगे कि बॉटम में तो हम लोगों को स्टील हम लोग दे ही चुके हैं, तो यही 3 स्टील यहाँ बॉटम में आ जाएगा डबली रेनफोर्स के केस में, और साथ में आप कहेंगे कि अब आपको ऊपर भी स्टील देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ नीचे वाले स्टील से मेरा रिजल्ट जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि जब आप ऊपर भी स्टील दे देंगे तो इस एक्सिस के पहले सिर्फ नीचे दिए थे आप स्टील तो सिंगली रेनफोर्स्ड, अब ऊपर भी दे दिए तो डबली रेनफोर्स्ड, मतलब दोनों जोन में रेनफोर्समेंट, पहले सिंगल जोन में रेनफोर्समेंट, तो सिंगल जोन में रेनफोर्समेंट कभी सिर्फ ऊपर हो नहीं सकता है, क्योंकि ऊपर कॉम्प्रेसिव जोन है, कंक्रीट टेंसाइल में वीक था, तभी तो नीचे हम लोग यहाँ पे अपना स्टील प्रोवाइड किए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि सिंगली रेनफोर्स का जो नए स्टूडेंट है जो पहली बार आरसीसी पढ़ रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि सिंगली रेनफोर्स में कभी सिर्फ नीचे ही सिर्फ ऊपर स्टील रहेगा नीचे स्टील रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कब होगा, जब हम लोग कैंटिलीवर की बात करेंगे। अब हम उस पर अभी नहीं जाते हैं, अभी वो फिर नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम कैंटिलीवर पे भी आएंगे, तो जब कैंटिलीवर डिस्कस करेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जब भी कोई डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ना तो एक जनरल वे में स्टार्ट होता है। अब जनरल वे हम लोग जब स्ट्रक्चर में मांगते हैं तो हम लोग सब चीज़ में सिंपली सपोर्टेड को अपना जनरल मांगते हैं। जब भी कोई बेंडिंग मोमेंट की बात होती है या कोई भी फोर्स की बात होती है, मेंबर की बात होती है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि सिंपली सपोर्टेड है। अब यूडीएल है कि पॉइंट लोड है वो हम लोग देख लेते हैं उसी हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। जब कुछ चेंज होना है, अगर कंटिन्यूस होना है या कैंटिलीवर होना है तो वो आगे उसका अलग से थ्योरी आएगा, लेकिन उसके लिए पहले हम आपको सिंपली सपोर्टेड समझाएंगे, तभी तो हम आपको बता पाएंगे कि इसमें से हम लोग यहाँ क्या चीज़ हटाने वाले हैं, और इसको हटाने की वजह से तो ये कैंटिलीवर बना, तो अब रिमेनिंग क्या इफेक्ट रह गया, उसके लिए पहले पूरा इफेक्ट समझाएंगे, तभी तो आपके हम लोग कैंटिलीवर पे आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि रेनफोर्समेंट ऊपर और नीचे दोनों लेयर में देंगे तो डबली रेनफोर्समेंट सिर्फ नीचे लेयर में देंगे तो सिंगली रेनफोर्स्ड। प्रैक्टिकली ये वाला बीम होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कॉन्सेप्चुअली पहले ये बीम आता है, ये 1 होता है और ये आपका 2 होता है। अगर 1 आपका कोई फोर्स जो भी 1 में आया है उसके स्टडी को ही आगे हम लोग 2 में ले जाएंगे।
तो अगर आपको सिंगली रेनफोर्स समझ में आ गया है बहुत अच्छे से, तो बहुत आसानी से आपको डबली रेनफोर्स समझ में आ जाएगा। अगर आपको सिंगली रेनफोर्स 4 लेक्चर में समझ में आया है तो डबली रेनफोर्स फिर आपको 2 ही लेक्चर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके सारे कॉन्सेप्ट सिंगली रेनफोर्स में तो डिस्कस हो ही जाएंगे ना, क्योंकि सारा है तो बीम ही। तो बीम का जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो दोनों पे आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इस सिंगली रेनफोर्स के आगे आता है अब आपका अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स, उसको अभी रहने देते हैं। अब जब हम लोग आपको नेक्स्ट वाले क्लास में जब हम इस बीम का अब हम एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस किससे शुरू करेंगे, पहले सिंगली रेनफोर्स सेक्शन से शुरू करेंगे। जब सिंगली रेनफोर्स का हम आपको एनालिसिस करने लगेंगे तब हम आपको वहाँ पे बताएंगे कि अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स और बैलेंस सेक्शन क्या होता है। तो अभी तक अगर आप देखिए कि आज के लेक्चर में आप क्या क्या सीखे हैं, तो आज के लेक्चर में आप जाने हैं कि आपका एजम्पशन क्या होता है, इससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट सारा सीख लिए, और आपका बीम कितना टाइप का होता है, बीम में आपका सिंगली डबली रेनफोर्स कैसे कैसे होता है, ये आज आप जान लिए। ये क्लास आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में ज़्यादा हेल्प होगा। कंटेंट वाइज देखिएगा तो बहुत ज़्यादा कंटेंट इसमें डिस्कस नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे इस सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का। ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का, फिर उसके बाद डबली रेनफोर्स पे आएंगे, फिर डबली रेनफोर्स का न्यूमेरिकल करेंगे। और जब ये हम लोग एक किसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, जब हम लोगों को लगेगा कि अब बहुत ज़्यादा कंटेंट डिस्कस हो चुका है, या हम लोगों का जब बीम वाला टॉपिक जो है जब ओवर हो जाएगा, जब सिंगली रेनफोर्स्ड और डबली रेनफोर्स्ड आपका ओवर हो जाएगा, उसके बाद हम आपका ऑब्जेक्टिव वाला सेशन रखेंगे। उसमें स्टार्टिंग वाले लेक्चर से लेकर के जहाँ तक भी हम आपका ऑब्जेक्टिव का सेशन रखेंगे, उसके पहले वाले लेक्चर तक से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं हम आपको सारे करा देंगे। इसमें प्रीवियस ईयर भी होगा, इसमें मेरा अपना बनाया हुआ क्वेश्चन भी होगा, इसमें आरसीसी से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हमको लगता है कि बन पाएंगे हर टॉपिक से, हम वो सारे बना करके आपको दे देंगे। अगर कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव का, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से आएगा, ये पूरा सिलेबस ही तो रहेगा आपका, इसके अंदर से ही तो पूछ सकता है। हम आपको वर्बली और रिटन में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप लेक्चर को सिर्फ नोट से देखने वाले हैं तो आपको लॉस होगा। अगर आप नोट्स को आप पहले वीडियो सुनते हैं, वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आप नोट्स को पढ़ते हैं, तो आपको इस नोट्स के कंपैरिजन में डबल नॉलेज आपको हो चुका होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख के नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो मेरे बस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कराने में ही एक्सप्लेन हो सकता है। तो आई होप कि आपको आज इस लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस किए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।